नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल गांधी के बड़े हमले की। जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा। कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग की। देखेंगे महाराष्ट्र की सियासत में छिड़ा क्या विवाद। पन्नू मामले में मोदी सरकार को कैसे लगा बड़ा झटका। जानेंगे सीएम योगी के बयान पर शंकराचार्य के पलटवार को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम हेमंता के डिलीट किए गए वीडियो पर ओवैसी का पलटवार। पूछा, अगर मैंने ऐसा वीडियो बनाया होता तो क्या होता? अगर आप ईमानदार थे तो क्यों हटाया वीडियो? यूजीसी नियमों पर ड्यू में हुई घटना पर कुलपति ने जताई चिंता। कहा, विश्वविद्यालय में सभी प्रदेशों और समुदायों के छात्र पढ़ते हैं। 13 फरवरी की रात ड्यू में यूजीसी पर हुआ था बवाल। एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार को मिली अस्पताल से छुट्टी। सुप्रिया सुले ने दी हेल्थ अपडेट। गले में इंफेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती थे शरद पवार। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, कितने लोगों को बेरोजगार करेगी रेखा गुप्ता सरकार। बीजेपी पर लगाए 5000 कर्मचारियों की नौकरी छीनने के आरोप। और झारखंड बीजेपी ने बागी नेताओं पर कसा शिकंजा। स्थानीय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर लिया एक्शन। 18 बागी नेताओं को जारी किया नोटिस। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बनी सहमति के बाद से ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि डील को लेकर अमेरिका से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने भारत में किसानों और व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। मोदी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि वो डील के लिए इतना क्यों झुक रही है, और अब राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है, लेकिन इस डील की जो शर्तें हैं उसने भारत में व्यापारियों और किसानों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। कहा है कि दूरदर्शी और राष्ट्रहित के बारे में सोचने वाली कोई भी सरकार देश के किसानों और कपड़ा निर्यातकों के हक में फैसला करती, लेकिन मोदी सरकार ने ठीक इसके उलट काम किया है। सरकार डील के महत्वपूर्ण हिस्से को छिपाने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा, जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर दे। 18% बनाम 0% शुल्क। झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस बारे में भ्रम फैला रही है। किस तरह से भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास उत्पादकों और कपड़ा निर्यातकों को धोखा दिया जा रहा है। बांग्लादेश को अमेरिका में कपड़ा निर्यात पर 0% शुल्क का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। राहुल गांधी ने कहा, जब मैंने ये सवाल किया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब था, अगर हमें भी 0 टैरिफ चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। सवाल ये है कि सरकार ने ये बात छिपाई क्यों? राहुल ने कहा, ये कैसी नीति है? क्या ये सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। अब बांग्लादेश से खबर आ रही है कि वो भारत से कपास आयात भी बंद कर सकता है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ हैं। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की थी। उन्होंने किसानों की चिंता को समझा था, क्योंकि इस बार अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें कई कृषि उत्पादों के शामिल होने की बात भी अमेरिका की तरफ से की जा रही है, जबकि भारत की तरफ से अभी तक ट्रेड डील को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। जो भी जानकारी आ रही है वो अमेरिका से ही आ रही है। राहुल गांधी के हमले से मोदी सरकार घिर गई है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर मणिपुर की अनदेखी का आरोप लगाया है, तो साथ ही पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए मणिपुर की फ्लाइट टिकट करवा दी, जिसे लेकर दिन भर चर्चा का बाजार गरमाया रहा। वहीं इस टिकट को लेकर शाम को एक और खबर सामने आई। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है। असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक अनोखा तंज कसा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नाम पर गुवाहाटी से इम्फाल का एक फ्लाइट टिकट बुक किया और उनसे मणिपुर जाने की अपील की। पवन खेड़ा ने टिकट की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने पीएम की सुविधा के लिए ये बुकिंग की है। उन्होंने पीएम केयर्स फंड पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए कि वो वाकई मणिपुर की केयर यानी परवाह करते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद खबर आई कि एयर इंडिया कंपनी ने ये टिकट रद्द कर दिया। इसे लेकर पवन खेड़ा ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यहाँ तक कि एयर इंडिया को भी पता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, इसलिए मणिपुर के लोगों के लिए एक नेक इरादे से दिए गए उपहार के तौर पर मैंने जो टिकट बुक किया था
उसे मेरी जानकारी के बिना चुपचाप रद्द कर दिया गया। अब तो यही आम धारणा बन गई है कि प्रधानमंत्री को पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र चीज चुनाव ही होते हैं। इसी से आज असम में उनकी उपस्थिति और मणिपुर में चल रही अशांति के बावजूद वहां से उनकी लगातार गैर मौजूदगी का कारण समझ में आता है। पीएम केयर्स, माफ कीजिए दोस्तों, जाहिर है नहीं। दरअसल विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि साल 2023 से जारी हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस टिकट विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मामले ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गरमा दिया है। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तो मुसीबत में इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी हैं। एक वीडियो सामने आया है। वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और ग्रामीणों में किसी मामले को लेकर झड़प हुई है। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद राहुल नार्वेकर तो विवादों के घेरे में है ही, साथ ही विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और उनके पीछे कई स्थानीय ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका इन ग्रामीणों से झगड़ा हुआ है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये मामला अलीबाग के महात्रोली गांव की एक जमीन सर्वेक्षण से जुड़ा है। वीडियो में राहुल नार्वेकर को स्थानीय महिलाओं और किसानों के भारी विरोध का सामना करते देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राहुल नार्वेकर अलीबाग के महात्रोली गांव में एक जमीन का सरकारी सर्वेक्षण कराने पहुंचे थे। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और नार्वेकर उन्हें विश्वास में लिए बिना तानाशाही तरीके से जमीन की पैमाइश करने की कोशिश कर रहे थे। जिस समय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई, उस समय घर का मालिक वहां मौजूद नहीं था। जब घर के मालिक और उनकी पत्नी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। वीडियो में भी एक महिला राहुल नार्वेकर और वहां मौजूद अधिकारियों पर बुरी तरह भड़कती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। विरोध इतना बढ़ गया कि राहुल नार्वेकर को वहां से तुरंत निकलना पड़ा। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, विधानसभा अध्यक्ष के साथ ये हाथापाई कहां और क्यों हुई? राहुल नार्वेकर वहां से भाग निकले हैं, आप बता रहे हैं या मैं बताऊं? कांग्रेस ने भी इस मामले में हमला बोला। पार्टी ने एक्स पर लिखा, अलीबाग तालुका के महात्रोली गांव में स्थानीय किसानों को विश्वास में लिए बिना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दादागिरी दिखाते हुए खेत में नाप जोख का काम करवा रहे थे। स्थानीय किसानों के विरोध के कारण नार्वेकर को आखिरकार भागना पड़ा। हालांकि अभी तक इस मामले पर राहुल नार्वेकर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तनाव का माहौल बना हुआ है। राहुल नार्वेकर की वीडियो ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। तो अमेरिका में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान लेने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की साजिश रचने के आरोप में भारतीय मूल के व्यापारी निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत ने दोषी ठहराया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध फिर से तनावपूर्ण होते दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका की मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ने भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता को दोषी ठहराया है। उन्हें 24 साल तक की सजा हो सकती है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि निखिल गुप्ता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट थे। उन्हें अमेरिका में रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान लेने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य के प्राग हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। अब उन्हें सुपारी देने, साजिश रचने और पैसे की हेराफेरी के मामले में दोषी पाया गया है। गुप्ता ने कोर्ट में खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि गुप्ता शुरुआत में इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने उनके सामने पूरे सबूत रखे तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। अगर वो अपना जुर्म कबूल नहीं करते तो उनके दोषी होने पर 40 साल तक की सजा मिल सकती थी। अब निखिल गुप्ता की सजा का ऐलान 29 मई को होगा। अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है कि गुप्ता ने एक व्यक्ति को पन्नू की जान लेने की सुपारी $1 लाख में दी थी। जून 2023 में $15,000 एडवांस भी दिए थे, लेकिन गुप्ता ने जिस व्यक्ति को ये काम दिया था वो अमेरिकी एजेंट निकला। अमेरिकी चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि मई 2023 में एक शख्स जिसे CC1 कहा गया है, उसने गुप्ता से संपर्क किया। जिस व्यक्ति को CC1 कहा गया है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पूर्व CISF अधिकारी विकास यादव है। अमेरिकी न्याय विभाग ने उन्हें भी रॉ का एजेंट बताया है। इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि विकास यादव इस्तीफा दे चुके हैं, वो अब सरकार का हिस्सा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी विकास यादव पर वसूली का एक मामला दर्ज किया है, जिसमें वो जमानत पर हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की तरफ से विकास यादव के प्रत्यर्पण का दबाव डाला जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या मोदी सरकार को इसे मंजूर करना पड़ेगा। अमेरिकी एजेंसी ने इस साजिश को खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर मामले से जोड़ा, जिनकी जान ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा के बाहर गोली मारकर ली गई थी।
चार्जशीट के मुताबिक इस घटना के कुछ घंटे बाद यादव ने गुप्ता को निज्जर की बॉडी का वीडियो भेजा था। इसके साथ ही निखिल गुप्ता ने कहा था कि निज्जर भी निशाने पर था और अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 20 जून 2023 को यादव ने पन्नू से जुड़ी खबर भेजकर लिखा था कि अब ये प्राथमिकता है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, तो टकराव इस वक्त सीएम योगी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच भी दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने शंकराचार्य को लेकर बड़ा बयान दिया था। शंकराचार्य ने इसे अपमान बताते हुए सीएम की योगी परिभाषा को ही चुनौती दे दी है। तो वहीं इस विवाद में अब विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार की लड़ाई थमती नहीं दिख रही। शंकराचार्य की पदवी और योगी की परिभाषा को लेकर प्रदेश की राजनीति में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिसमें विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। दरअसल हाल ही में यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, जिस पर अब शंकराचार्य का पलटवार सामने आया है। आइए पहले सुन लेते हैं कि सीएम योगी ने विधानसभा में क्या कहा था। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। मुख्यमंत्री के बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बेहद कड़े शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, तो फिर शंकराचार्य कैसे होते हैं वो बता दें। जिन्हें वो समझते हैं कि शंकराचार्य ऐसे होते हैं तो वो स्पष्ट करें। क्या जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य होगा? जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य नहीं होता। ये कैसी परिभाषा लेकर आए हैं? ऐसी परिभाषा कभी नहीं रही। कैसे होते हैं बता दें। जिनको वो समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी ऐसे होते हैं वैसे बता दें। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग और एक से एक योग्य हैं। आप उन्हें मौका तो दीजिए। पाखंडी लोग आकर बैठ गए हैं। अच्छे लोगों को उन्होंने पीछे दबा कर रखा है। एक बार इनका आवरण हटने दीजिए। एक से एक योगी सामने आएंगे और वो प्रदेश को अच्छे से संभालेंगे। इस विवाद में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इसे शंकराचार्य का अपमान और पाप करार दिया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ चोला पहनने और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बन जाता। जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर अपनी घेराबंदी तेज करते हुए एक्स पर लिखा, पहन ले कोई जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। अब ये विवाद कहां जाकर थमता है ये तो देखना होगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की घेराबंदी कर दी है तो तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सीएम स्टालिन ने न सिर्फ अपने सहयोगियों को सीटों का बंटवारा फाइनल करने की डेडलाइन दे दी है, साथ ही राज्य की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को साध कर एक बड़ा राजनीतिक दांव भी खेल दिया है। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। डीएमके गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर 22 तारीख से औपचारिक बातचीत शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि गठबंधन की सभी पार्टियों के बीच सीटों का आवंटन 8 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। दरअसल इस बार डीएमके खुद 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पिछले 2021 के चुनाव में पार्टी 173 सीटों पर लड़ी थी। इस बार गठबंधन में अभिनेता कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम भी शामिल है, जिसे 3 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि गठबंधन के भीतर खींचतान की संभावना भी है। जिन छोटी पार्टियों ने पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो अब दहाई के आंकड़े यानी 10 से ज्यादा सीट की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने भी सरकार में हिस्सेदारी के साथ 41 सीटों का दावा ठोका है। सीट बंटवारे के लिए चेन्नई के अन्ना अरिवल्यम में एक विशेष कमरा तैयार किया गया है। जल्द ही एक नई समिति का ऐलान होगा, जिसमें पुराने चेहरों के साथ कुछ नए सदस्यों को जगह मिल सकती है। स्टालिन चाहते हैं कि चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवार तय हो जाएं। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उदयनिधि स्टालिन के साथ कमल हासन भी प्रमुख भूमिका में दिखेंगे। उधर चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा दांव खेला है। 14 फरवरी सुबह तमिलनाडु के 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खातों में अचानक 5-5 हजार रुपए जमा किए गए हैं। स्टालिन ने कहा है कि यह अधिकार अनुदान महिलाओं के प्रति उनका भरोसा है। उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा है कि कुछ लोग चुनाव का हवाला देकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि अगर डीएमके दोबारा सत्ता में आती है तो मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाएगा।
यानी देखा जाए तो चुनाव से पहले स्टालिन सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु में जीत का दावा कर दिया है तो बांग्लादेश में बीएनपी को जबरदस्त जीत मिली है। अब नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। 16 या फिर 17 फरवरी को तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। उससे पहले बीएनपी ने चीन, पाकिस्तान से कई बड़े वादे किए हैं। बीआरआई पर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को जबरदस्त जीत मिली है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 16 या फिर 17 फरवरी को तारिक पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण से पहले ही बीएनपी ने चीन और पाकिस्तान से कई बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। बीएनपी ने कहा है, हम चीन के साथ व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन बीएनपी का सबसे बड़ा वादा जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बीआरआई को लेकर था। बीएनपी ने कहा कि वो बीआरआई परियोजनाओं सहित बांग्लादेश के डेवलपमेंट को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए चीन के साथ काम करने को तैयार हैं। बता दें कि बीएनपी ने ये वादे चीनी प्रवक्ता के उस ट्वीट पर किए हैं जिसमें उन्होंने तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी को बांग्लादेश चुनाव में मिली जीत के लिए बधाई दी थी और कहा था, चीन एक पड़ोसी और दोस्त होने के नाते बांग्लादेश को घरेलू राजनीति के मजबूत होने का समर्थन करता है। चीन के इस पोस्ट पर बीएनपी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई जिसमें चीन से कई वादे किए गए हैं। इसके अलावा बीएनपी ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आपसी सम्मान और रचनात्मक बातचीत के आधार पर दूरदर्शी रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से ही बांग्लादेश में चीन ने काफी तेजी से अपने पांव पसारे हैं, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लीजिए, एक और नया नाम आ गया जिसका नाम है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ यानी कि पुराना जिसका नाम हुआ करता था पीएमओ और जिसे हम प्रधानमंत्री कार्यालय भी कहा करते थे, अब उसको सेवा तीर्थ कहा जाएगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये तो ब्रिटिश टाइम की इमारतें हुआ करती थी, अब इनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। तो बहुत अच्छी बात ये भी है कि सेवा तीर्थ यानी कि तीर्थ जहाँ पर लग गया तो अपने आप में आपके दिमाग में सिर झुकाने का भाव आ ही जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर झुकाने वाले और सवाल नहीं करने वाले को बहुत ही पसंद है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।